2025 सही टाइम है भैया, अब अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवाते हैं। 3-4 सीटिंग लगेगी और शायद बेटरमेंट आ जाए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ नजदीक से कैसा है जो मैं बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स विथ माय कैमरा एंड द लाइटिंग। अभी सामने से लाइट आ रही है तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, मैं ऐसे साइड में दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ये ओपन पोर्स जैसे हैं। तो यहाँ तक की कहानी तो आपने पिछले व्लॉग में देखी। तो अपने एक्ने पिट्स को ठीक करने के लिए मैंने डिसाइड किया कुछ ट्रीटमेंट्स लिया जाए। तो पहला ट्रीटमेंट जो मैंने लिया है वो है सब्सिशन कराने के बाद में देखिए मुझे इस तरीके से ड्रेसिंग कर दी गई और मुझे कहा गया कि इस ड्रेसिंग को आपको अगली सुबह ही निकालना है। तो बस मैं आ गई घर आने के बाद सबसे पहले देखा मिरर, तो दिखा मुझे कि स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई है, वो भी पट्टी के अंदर दिख रहा है। एनीवेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहला काम कि इस पट्टी को खोला जाए और देखा जाए स्किन की कंडीशन क्या है। और मैंने डिसाइड किया कि थोड़े थोड़े पानी लगा करके ही इस ड्रेसिंग को खोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है और क्योंकि जहाँ जहाँ भी इंजेक्शन वगैरह पड़ा है वहाँ पेन भी हो रहा है, तो धीरे धीरे ही निकाला जाए। मुझे पता है कि पिछले दिन जो है वो ब्लीडिंग भी हुई है, तो मुझे वो भी देखना था कि वहाँ पे हीलिंग कैसी हुई है, क्या स्किन का हाल है। फिलहाल पेन था, स्वेलिंग थी, टाइटनेस था, तो वो सब तो खैर एक्सपेक्टेड था, वो फील हो ही रहा था। पर धीरे धीरे करके मैंने पट्टी निकाल दी। अब आप सबसे पहले देखिए कि बिफोर प्रोसीजर मेरा स्किन कैसा था, मेरा फेस कैसा था, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना स्वेलिंग आपको होगा सब्सिशन के बाद। तो ये देखिए दोनों गाल में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। अच्छी रोशनी में दिखाती हूँ तो स्वेलिंग भी है, रेडनेस भी है, कहीं कहीं पे ब्लड क्लॉट भी है, जहाँ भी सिरिंज लिया था वहाँ पे भी निशान है। ये है नेक्स्ट डे का। अब दिखाते हैं डे 2 मॉर्निंग में कैसा हाल था। तो डे 2 भी आप देखोगे स्वेलिंग है, दबाने पे थोड़ा थोड़ा मुझे क्लॉट महसूस हो रहा है, लम्स महसूस हो रहे हैं, पेन भी ऑफ कोर्स महसूस हो रहा है। ये देख लीजिए क्लोजअप की कैसा हाल था। अब देखते हैं कि डे 3 में कैसा था। डे 3 के शाम को मैंने ये वाला वीडियो लिया है, तो अभी भी स्वेलिंग वगैरह है। और डे 4 को देखेंगे तो स्वेलिंग बढ़ ही गई ज़्यादा, मतलब कम होने के बदले ऐसा लग रहा है कि और स्वेलिंग हो गई है, जो कि बॉडी का देखिए एक नेचुरल प्रोसेस है कि हीलिंग करने के लिए स्वेलिंग तो वहाँ पे होनी है, क्योंकि बॉडी के लिए एक तरीके का ये चोट है जिसको उसे हील करना है। अब कहानी सीधे आ जाती है डे 5 पे, जिसमें आपको काफ़ी बेटरमेंट दिख रही होगी। तो मैंने आइसिंग वगैरह भी की थी, उससे भी बेटरमेंट हुई। डे 6 में देखो काफ़ी ज़्यादा आराम होना शुरू हो गया, स्वेलिंग चली गई, पर यहाँ पे आपको दाग धब्बे, ब्लड क्लॉट, येलोनेस, वो सब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, वो रहेगा। डे 7 में भी आप देखोगे तो स्किन जो है बेटर लग रही है और दाग वगैरह हैं, पर हल्का सा आप देखोगे ब्लूइश जो था वो कम हो गया, येलो थोड़ा थोड़ा है और दबाने पे लंप भी महसूस हो रहा है, पर ओवरऑल जो है स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई है। अब देखिए डे 8 में तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। व्लॉग बना रही हूँ आपको लगा ना कि अब सीधा आएगा कि डे 9 को मेरा स्किन कैसा है। नहीं, आज से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखा आपने मेरे फेस का ट्रांजिशन, हीलिंग कैसी रही, मैंने हर दिन का आपको रिकॉर्ड करके दिखाया ताकि जिनको भी करवाना है उनको आइडिया रहे कि व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। और इस वाले व्लॉग में आपको पता ही है जो मैं करवाऊंगी, मेरी जो लाइफ में एक्सपीरियंस होगी वो मैं आगे शेयर करती हूँ, ताकि किन्हीं को भी बेनिफिट होना हो तो हो जाए। तो मैं आपसे पूरा शेयर करूंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हीलिंग जर्नी कैसी रही, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। मैंने नीव के लिए देखिए 2 चीजें मंगाई है। एक तो टिफिन मंगाया है स्टील का, मैंने कहा था ना रेक्टेंगुलर टिफिन नहीं है मेरे पास, तो वो है। और दूसरा एक देखिए टेबल वेयर सेट मंगाया है। ये तो इसीलिए मंगवाया है ताकि उसको ना इंटरेस्ट आए, मतलब बच्चों को से अलग अलग चीज़ों में आप खाना दोगे ना तो उनको अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो लिया है मैंने ना, ये प्लास्टिक है, मेलामाइन का नहीं है, ये बैम्बू फाइबर का है। तो सपोजेडली ये बेटर है, आई डोंट नो, मैंने तो बस इसलिए मंगवाया कि दिखने में अच्छा है और हाँ ये डिश वॉशर सेफ भी है, तो काम अच्छा हो जाएगा। तो ये प्लेट देखिए कितना क्यूट है। अब नीव को तो आपको पता ही एनिमल्स का प्रेमी है, तो उसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, क्यूट सा है। अब ये प्रिंट कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा, डिश वॉशर में क्या हालत होगा, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। पर रिव्यूज़ वगैरह ठीक ठाक थे, तो मैंने ये वाला एक लिया। उसके साथ में देखिए आ जाता है बोल भी काव वाला ही है। और पता है वेट अच्छा खासा है, मतलब आप टच करोगे तो पता चलेगा ये अच्छा वेट है, ऐसा नहीं कि बहुत हल्का फुल्का सा है। उसके बाद एक है देखिए इसमें कप। अब ये कप तो नीव का भी काम आने वाला है नहीं, बाद में आ जाएगा, पर हाँ ढक्कन के साथ है, लिड के साथ है, वो अच्छा लगा मुझे। तो इसका भी अच्छा वेट है, मतलब अच्छा वेट मतलब इतना भी नहीं कि बच्चे नहीं उठा पाएंगे, पर होता है ना कि बहुत पतला सा आपको पता चलता है कि बेकार है, गिरेगा टूट जाएगा, वैसा नहीं लगता है। और हाँ, और साथ में दिया है एक चम्मच और एक कांटा। ये भी नीव के पास ऑलरेडी है, तो मैं ये वाला भी यूज़ नहीं करूँगी, सब एक साथ तोड़ देगा, ख़राब कर देगा। पर है तो थोड़े बड़े बच्चे हो तो उनके लिए अच्छा है। दूसरा जो मैंने काम की चीज़ ली है जो मुझे चाहिए थी, वो है ये टिफ़िन। तो ये देखिए ये स्टील ही है, पर पता है बहुत डिफरेंट टाइप का स्टील है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलग ही है, ब्रश्ड मेटल टाइप का इसका फीलिंग है अगर आप देखोगे, पर अच्छा है। इसके ऊपर ढक्कन है। अब इसमें मुझे एक चीज़ बस समझ में नहीं आई
कि ये तो ठीक है, एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि आप ना इससे निकाल सकते हो स्टीम। मान लीजिए आपने गरम गरम पराठा टिफिन में पैक कर दिया तो कैसे सॉगी हो जाता है, तो आप इसको ऐसे कर दो तो यहाँ से जो है भाप निकल जाएगा तो वो सॉगी नहीं होगा, तो इसके लिए ये दिया है विच इज़ गुड। पर ये जो डायल दिया है, ये किसी को आइडिया है किस लिए दिया है? ये सन डायल जैसा, इसको घुमाने से क्या होगा ये मुझे नहीं समझ में आया। मैंने बहुत सोचा कि क्या ये बच्चों के खेलने के लिए, मजे मजे के लिए है, या मैं कुछ चीज मिस आउट कर रही हूँ। ये काव वाला मुझे अच्छा लगा, बहुत ही क्यूट सा है, और इसमें ना दाल चावल भी बच्चे खा सकते हैं, पराठा दही भी खा सकते हैं, मतलब बहुत कुछ खा सकते हैं। ऐसे 2 कंपार्टमेंट दिया हुआ है। नीव को आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। कल आया है तो मैंने उसको दिखाया नहीं था, क्योंकि जैसे ही दूंगी तो उसको फिर चाहिए रहेगा, मुझे इसको वॉश वगैरह करना है, तो आपसे शेयर करती हूँ। एनीवे चलिए स्किन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाऊं, सामने से अच्छी खासी रोशनी आ रही है तो आपको क्लियर आइडिया लगेगा। अभी ना आपको यहाँ पे ना दाग दाग सा लग रहा होगा, हल्का येलो येलो सा लग रहा होगा। ये जो है ना, ये अभी हीलिंग नहीं हुई है उतनी अच्छे से। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो ये जो येलो वाला पार्ट आप डिस्कलरेशन देख रहे हो ना, ये अभी स्किन पे रहेगा, इधर भी है इधर भी है, उसको टाइम लगेगा जाने में। ऐसा कुछ क्रीम वगैरह भी नहीं दिया है कि जिसको लगाया जाए, वो नेचुरली ही बॉडी हील करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में बॉडी का कोलेजन खुद ही चीजों को हील करेगा, इसलिए कोई भी क्रीम, कोई भी उसके ऊपर दवाई लगाने को नहीं दिया गया है। तो ये येलो येलो जो भी आपको दिख रहा है डिस्कलरेशन, ये कुछ दिन रहेगा, धीरे धीरे ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। अब ये ओवरऑल मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, लगता है नीव आया है और मैंने तो ये डब्बा खोल दिया, नीव को दिखेगा, देखती हूँ। नीबू का फेवरेट काम देखिए, एनिमल्स के साथ खेलना। फाइनली हमें काव भी मिल गया, जो काव बैंकॉक में मैं लेने का सोच रही थी। ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा था, ये उतना बड़ा तो नहीं है, पर आप देखो ये भी कितना क्यूट दिखता है। तो फाइनली नीबू के पास काव भी है। और नीबू क्या क्या है, और दिखो क्या क्या काव है नीबू के पास। जिराफ है, कहाँ है जिराफ? जिराफ कहाँ है? अच्छा, नीबू बताएगा, इसमें से नीबू बताएगा। नीबू इसमें से बताओ तो सबको, कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ, शीप कौन सा है? शीप कौन सा है? जल्दी दिखाओ शीप। शीप कौन सा है दिखाओ। वो तो शीप नहीं है, वो तो डॉगी है। शीप कौन सा है जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, और बताएगा नीबू। नीबू इसमें से बताओ, इधर में से बताओ। हॉर्स कौन सा है? हॉर्स। वेरी गुड। पांडा कहाँ है नीबू? पांडा। वेरी गुड। अच्छा नीबू और बताओ, कोआला कहाँ है? कोआला कहाँ है? कोआला बेर। वेरी गुड। सब पता है नीबू को भाई, सब पता है। नीबू काऊ कहाँ है? काऊ। वेरी गुड। तो सारे एनिमल्स देखिए नीबू को पता, और इतना पसंद है तो इसीलिए अंगद ने और भी ऑर्डर कर दिया। हाँ, पापा लोग सब बच्चे को पैम्पर करते, तो देखिए उसका नतीजा। नीबू के पास इतने एनिमल्स हैं कि दिन भर। अच्छा नीबू, क्रोकोडाइल कहाँ है? क्रोकोडाइल कहाँ है? जल्दी बताओ, सबको बताओ, किसी को नहीं पता है भाई। नीबू क्रोकोडाइल कहाँ है? फंस गया उसके हाथ में क्रोकोडाइल। वेरी गुड। अंगद आज ऑफिस गया है और निकला है लगभग 8:45 बजे। देखिए 9:45 में भी वो सरजापुरा ही पहुंचा था, जो कि घर से मतलब कितना नज़दीक है, वहाँ पे इतना जैम था। अब जा करके ऑफिस पहुंचा है, बोल रहा है। सोचिए इतना टाइम लगता है ना, ट्रैफिक का जो हाल है ना बैंगलोर में। चलिए अब बात करते हैं अपने स्किन के बारे में, कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस, पूरी हीलिंग जर्नी, और अभी मुझे कितना बेनिफिट्स दिख रहा है। तो येलो है, आ गया नींबू। मुझे लगता नहीं है मैं अभी आपसे इस बारे में बात कर पाऊंगी। देखिए बिंदी पहन के आ गया ये फिर से बच्चा। मम्मा नहीं लगाई हुई है, मम्मा को लगा दो वो बिंदी, मम्मा को लगा दो। कैसे लगाओगे? ऐसे करके दिखा दो सबको, बिंदी दिखा दो। अरे बाप ले बाप, सीधा करके लगा दो अच्छे से। वेरी गुड। ये देखिए नींबू पंडित जी बन के आ गए हैं। ओ नींबू पंडित जी, ओ नींबू झा, ओ नींबू झा, तुम नींबू झा हो? गोनू झा, नींबू झा। हेलो एवरीबॉडी, हेलो करते सबको। हाय।
इस रूम में आके बैठ गई, वहां पे नींव खेल रहा है। तो चलिए बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सबसे पहले बताऊं कि जो मैंने प्रोसीजर कराया है उसका नाम है सबसीशन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं गई, मुझे गालों पे नंबिंग क्रीम लगा दिया। 40 मिनट्स के लिए वो क्रीम लगाना था। मीनवाइल उन लोगों ने इंजेक्शन के थ्रू मेरा ब्लड निकाला। ब्लड एक्सट्रैक्ट क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया, 2 या 3 सिरिंज किया। उसके बाद 40 मिनट्स के बाद वो मेरा पोंछ दिया सारा जो लगाया था क्रीम, और मुझे 3-4 इंजेक्शन यहाँ, 3-4 इंजेक्शन यहाँ दे दिए। जैसे रूट कैनाल में इंजेक्शन पड़ते हैं ना, ताकि आपको कुछ भी फील ना हो, वैसे इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन देते वक्त थोड़ा पेन होता है, बाद में तो आपको कुछ फील नहीं होगा। फिर लेते हैं एक ब्लंट कैनुला, और ब्लंट कैनुला को इंसर्ट करना आपके गालों पे या जहां भी आपका पिट से वहां स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये सुन के डरावना लग रहा होगा, पर बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, बहुत लोग करवाते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, देखिए जब आपका एक्ने आता है, एक्ने तो ऊपर सरफेस पे आया चीक के, फिर वो चला जाता है, बॉडी उसको एज अ इंजरी लेती है। तो उसको हील करने के प्रोसेस में क्या करती है कि कई बार आपने देखा होगा कि नीचे आपको दिखता होगा कि होल सा छूट गया है, पिट सा हो गया है, या आपको लगेगा कि अरे मेरा तो बहुत ज्यादा ओपन पोर हो गया है पिंपल जाने के बाद। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि नीचे के साइड से, अगर स्किन के क्लियर नीचे की बात करें, तो वो जो होल है वहां से कुछ टिश्यूज और फाइबर अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने की वजह से वो जो गड्ढा है उसको और पुल करते हैं, तो स्किन आपकी नीचे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि वहां पे एक टिश्यू है, एक फाइबर है जिसने अटैच कर लिया है उस पर्टिकुलर इंजरी से हीलिंग के प्रोसेस में। तो ये सबसीशन क्या करता है, इसीलिए इसको पहला स्टेप माना जाता है। CO2 लेजर या आप जो भी PRP MRF करवाने वाले हो, उन सबसे पहले सबसीशन अच्छे डॉक्टर इसीलिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि जब तक ये जो टिश्यू है, तब तक ये फाइबर ब्रेक नहीं होगा, तब तक वो जो गड्ढा है वो भरेगा नहीं। तो ये जो ब्लंट कैनुला अंदर इंसर्ट करते हैं, उससे ऐसे 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 करके वो बेसिकली इसी टिश्यूज को, इसी फाइबर को कट कर रहे होते हैं। जैसे वो टिश्यू फाइबर कट हो जाता है, वहां पे खाली जगह आ जाती है। अब जैसे खाली जगह आती है, उसको तो भरना रहता है बॉडी को, तो बॉडी उसको हील करना स्टार्ट करती है। वो जो ब्लड आपका स्टार्टिंग में लिया गया था ना, उस ब्लड को एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज करना। सेंट्रीफ्यूज करके आपके ब्लड से प्लेटलेट्स को ये लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, जब मशीन में डाल के बहुत स्पीड में घुमाते हैं ना, स्पिन करते हैं ब्लड को, तो ब्लड से प्लेटलेट जो है वो सेपरेट हो जाता है। मीनवाइल यहाँ पे डॉक्टर कैनुला से आपका सबसिशन कर रहे होते हैं, सारे टिश्यूज को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद में खाली जगह बचेगी, मैंने जैसा कहा कि टिश्यू यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ पे खाली जगह है, तो वहीं पे प्लेटलेट्स को इंसर्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। प्लेटलेट्स को इंसर्ट करने से क्या होता है कि बॉडी जो है हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करती है, कोलेजन प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, नॉर्मल से ज्यादा, तो हीलिंग जल्दी होती है। तो ये जो आपका ब्लड लिया गया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, उससे प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके सिरिंज में डाल करके आपकी बॉडी में इंसर्ट किया गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं PRP। तो ये एक सेपरेट प्रोसेस है। कई लोग सिर्फ PRP भी करवाते हैं, कई लोग PRP को अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ में कंबाइन कराते हैं। तो मैंने क्या करवाया, मैंने अपने सबस्टिट्यूशन के साथ में PRP को कंबाइन कराया। PRP को वेम्पायर फेशियल भी बोलते हैं। आपने शायद न्यूज में सुना होगा कि एंजेलिना जोली, ब्रैड पिट जो है वेम्पायर फेशियल कराते, तो सुन के बड़ा अजीब लगता है, वेम्पायर फेशियल, खून से फेशियल। ऐसा नहीं होता है, खून से प्लेटलेट को सेपरेट करके बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उससे हीलिंग फास्ट होती है, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है, आपकी स्किन फर्म रहती है, टाइट रहती है और अच्छी रहती है। तो वही है वेम्पायर फेशियल, वही है PRP। तो ये दोनों को ट्रीटमेंट को अलाइन कर दिया गया, तो वो सारा उन्होंने इंसर्ट कर दिया, और इतने में ही आपका स्वेलिंग बहुत हो जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉडी के हिसाब से इंजरी हुई है। अब देखिए, इसके बाद ना कोई भी आपको क्रीम वगैरह नहीं देते हैं जिससे कि आपका हीलिंग हो, बेटरमेंट हो, आपकी खुद की बॉडी हीलिंग करेगी। तो इसके पीछे थ्योरी क्या है कि जब भी आपको कहीं भी इंजरी होती है, बॉडी उसको हील करता है। मैं यहाँ पे अभी कट कर दूं तो आपको पता ही है 1 हफ्ते में बॉडी उसको हील करके गायब कर देगा कट को। तो जब ये चीज होती है ना, तो बॉडी को लगता है कि कुछ इंजरी हुई है, तो बॉडी पूरी लग जाती है उसको हील करने के पीछे। पहले स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने के बाद में हीलिंग होनी स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे आप देखोगे कि बेटरमेंट होती है, जैसा कि आप देख रहे हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैजिक है, जितने भी एक्ने पिट्स थे सब गायब हो जाएंगे, जो भी पोर्स थे गायब हो जाएंगे, नहीं, बॉडी उतना तो नहीं कर पाएगी हील। तो कहते हैं हर एक सबस्टिट्यूशन या हर एक ऐसे प्रोसीजर के बाद 30% का बेटरमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि वहां से बॉडी ने 30% जो है ऊपर थोड़ा सा स्किन को किया, गड्ढे कम दिखने लगे। फिर आप चाहो, अगर आपको दोबारा करवाना है सबस्टिट्यूशन, तो आप फिर 2 महीने के बाद सबस्टिट्यूशन करा सकते हो, 3-4 बार भी आप सबस्टिट्यूशन प्लस PRP करा सकते हो। पर वो डॉक्टर्स आपके स्किन को देखकर, एज को देख करके कंबाइन करती है ट्रीटमेंट। तो मेरे को जो बोला गया है वो बोला गया है कि फर्स्ट आप सबस्टिट्यूशन प्लस PRP कराओ 1-1.5 महीने के बाद में। तो लेजर जो आप सुनते हो कि लेजर से भी इस चीज को बेटर करते हैं, ये ऊपर लेवल पे भी क्या करते हैं, होल्स करते हैं बहुत सारे लेजर के थ्रू। जब वो होल्स करेंगे बहुत सारे, तो अगेन बॉडी विल टेक इट एज एन इंजरी, और उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फिर से थोड़ा सा स्किन ऊपर आएगा। माइक्रो नीडलिंग भी की जाती है, वो भी मुझे करवाना है। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लंट नीडल्स जैसे होते हैं, 0.5 mm के, 0.25 mm के, 0.75 mm के,
बहुत सारे नीडल्स को यहाँ पे डाला जाता है, जिससे अगेन सेम थ्योरी कि पंचर करते हैं होल, बॉडी विल टेक इट एज एन इंजरी, उसको रिपेयर करने के लिए कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, स्किन को ऊपर करेगी, तो वो गड्ढे अगेन भर जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी आपको खुद हील कर रही है, तो आपको टाइम लगेगा। तो मुझे बोला है कि 4-5 सिटिंग ले लो पहले सब्स्टिट्यूशन करके, वो ब्रेक करना लेकिन बहुत जरूरी है। ब्रेक जब तक नहीं होगा टिश्यूज, ऊपर से आप कुछ भी करोगे गड्ढा नीचे दिखेगा है, क्योंकि स्किन को पुल कर रहा है नीचे टिश्यूज को ब्रेक करके उसके बाद जो भी आप ट्रीटमेंट ऊपर सरफेस पे लोगे तो हीलिंग होते होते धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज आएगा और वो आपको कम दिखेगा। तो मुझे उतना नहीं है, पर ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनको बहुत यहाँ हर जगह गड्ढे हो जाते हैं पिंपल्स की वजह से, उनको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है या उनको दिक्कत होती है, सोशल एंजाइटी हो जाती है, किसी किसी के जॉब में मान लीजिए कोई मॉडल है, एक्टर है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो उनके लिए ये रामबाण है कि वो बेटर कर सकते हैं अपने स्किन को। इसलिए मुझे लगा कि मैं इस जर्नी में, मैं चाहती तो नहीं भी बताती है ना, आपको पता भी नहीं चलता। मैं 7 दिन का देखो ब्रेक लिया, व्लॉग तो आते रहे, फिर मैं शुरू करती, आप सोचते बस चेहरे पे सोना के स्वेलिंग है, खा पिया, बहुत खा लिया होगा मकर संक्रांति में, है ना, मीठा मीठा, तो मैं चाहती तो छुपा लेती, जैसे बहुत एक्टर्स बहुत यूट्यूबर्स छुपा लेते हैं। पर मुझे ये चीज आपको दिखानी है ताकि जो लोगों को जरूरत है वो जाए डर्मेट के पास, बात करे इसके बारे में, उनको फायदा हो। इसलिए मैंने अपनी ये जर्नी पूरी आपके सामने खोल के रखी। अच्छा, ये जो सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स है ना, चाहे सब्स्टिट्यूशन है, PRP है, CO2 लेजर रिसर्फेसिंग है, माइक्रो नीडलिंग है, केमिकल पील है, ये सिर्फ एक्ने पिट्स वालों के लिए नहीं है। मान लीजिए आपको रिंकल्स है, आपको स्माइल लाइन करेक्शन कराना है, पिगमेंटेशन हो गई है, स्किन में सैगिंग हो गई है, डिस्कलरेशन हो गया है, बहुत ज्यादा आपको सन बर्न हो गया है स्किन पे, या फिर और भी कुछ भी इश्यूज हैं, बहुत सारे दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो ये सब भी ठीक होते हैं। मैं तो एक्ने पिट्स बता रही हूँ मेरे लिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ही है। तो इन सब इश्यूज में भी ये सब ट्रीटमेंट्स काम आते हैं। तो इसलिए आपको कुछ भी ऐसा इश्यूज है तो आप डॉक्टर से बात करिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स आपको मिलना है। ठंडा है, कितना ठंडा है, अरे बाप रे बहुत ठंडा है ठंडा है, यहाँ पे लगा दूं, यहाँ गाल पे लगा दूं नहीं नहीं ये देखिए कैसे बेड से उतरता है, भाग रहा है, टच करना है, ठंडा है, बाप रे बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। थोड़ा सा आइस पैक लगा लेती हूँ स्वेलिंग कम करने के लिए। अभी भी स्वेलिंग ऐसा नहीं है, स्वेलिंग है, डिस्कलरेशन है, वो सब तो है। अच्छा, फर्स्ट 3 डेज ना मैंने आइस पैक नहीं लगाया था, जबकि आप चाहो तो नेक्स्ट डे से ही लगा सकते हो, पर मैंने नहीं लगाया। एक तो इतना ठंड है तो मुझे लगा छोड़ो, जाने देते हैं, जो भी हीलिंग है अपने आप होगा। फिर 3rd डे में मैंने देखा कि स्वेलिंग तो काफी ज्यादा है, भी ठीक नहीं हो रही है, तो मैंने 4 डे से आइस पैक लगाना शुरू किया, दिन में 4-5 बार। उससे स्वेलिंग जो है काफी कम हुई लगाने से, पर वो ये ठंड इतनी लगती है ना कि मन नहीं करता। अच्छा, मुझे एंटीबायोटिक भी दिया था 5 डेज का, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका माइनर सर्जरी हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, तो इन्फेक्शन का डर होता है। तो 5 दिनों का मुझे एंटीबायोटिक था, 5 दिनों का मुझे पेन किलर भी था। पेन किलर मैंने सिर्फ जिस रात में आई थी करवा करके उस रात खाया, नेक्स्ट से नहीं खाया। कुछ डीप बात अभी आपसे मैं करने जा रही हूँ। मैं बैठ के सोचती रहती हूँ उसके बारे में कि लाइफ में हमारी कितनी इच्छाएं होती है ना, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हम एक्शंस लेते हैं, और उस एक्शंस के बाद हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं। और जो हमने एक्शन लिया उसके बारे में कितना प्राउडली लोगों से शेयर करते हैं। पता है, मुझे बेबी नहीं हो रहा था तो मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, फिर जाकर के मैंने कंसीव किया। तो वो जो एक्शन लिया कि मैं इस डॉक्टर के पास गई, मैंने ये दर्द सहा, मैंने वो सहा, फिर जाकर के बच्चा हुआ, तो वो ओन करने में हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमारे डिसाइडेड एक्शन की वजह से हमने ये पर्टिकुलर चीज अचीव कर ली। पर अगर एक्शन आपका था और उसके लिए आप प्राउड फील करते हो, तो उस एक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए वो भी तो आपको ओन करने पड़ेंगे, और उसके तरफ भी तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मुझे था कि प्रेग्नेंट होना है, उसके लिए मैंने कितना कुछ कराया। वैसे भी PCOS था, हार्मोन ऊपर नीचे होता था, प्रेगनेंसी में और ऊपर चला गया हार्मोन, और चीजें हो गई, प्रॉब्लम आ गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से इंजेक्शंस लिए, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, एक्ने आए, उसकी वजह से क्या आया, पिट्स आया। तो मेरे ही एक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ये। तो जब एक्शन को मैंने ओन किया, उसके रिजल्ट को मैंने दिल से लगाया, ओन किया मेरा बच्चा, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको भी ओन करके उसको भी ठीक करने की मेरी ही जिम्मेदारी बनती है। ना कि बैठ के ये सोचना और रोना कि अरे यार मेरे साथ ये क्यों हो गया, इतने लोग तो लेते हैं प्रोजेस्टेरोन, कुछ नहीं होता। मुझे कमेंट भी आया था, मैंने भी लिया था सोना, मुझे नहीं हुआ था। तो सबका तो बॉडी अलग अलग रिएक्ट करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ लाइफ में, है ना। ये जो एक चीज है, मेरे साथ क्यों, मैं ही क्यों, इस चीज को हटा करके अगर एक्शन की तरफ फिर से दौड़ा जाए, कॉन्सिक्वेंसेस को भी ठीक करने का एक्शन क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम वापस से चीजें कैसे लाइन पे ला सकते हैं, उसके तरफ अगर दिमाग लगाया जाए तो रिजल्ट भी फिर से आएगा, चीजें भी बेटर होंगी, और आप गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाओगे।
जो सेल्फ पिटी मोड है, जो सबसे खराब होता है इंसान के लिए, अपने आप को कोसते रहना। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इतने सारे लोग हैं, कई लोग बहुत, आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं लाइफ के कड़वे एक्सपीरियंसेस की वजह से, कि सब तो आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आज सोचा अगले महीने हो गए, आराम से हो गए। मुझे ऐसा क्यों कि मैं इतने साल से सह रही हूँ, भगवान मेरे साथ ही क्यों, और कड़वाहट उनके अंदर आ जाएगी। और वही कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं ठीक है ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ है, होना था हुआ, पर मैं क्या कर सकती हूँ रिजल्ट के लिए। मैं निरंतर प्रयास करूंगी, थकूंगी नहीं, हारूंगी नहीं, टूटूंगी नहीं, और चलती रहूंगी और रिजल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से मुझे क्यों ऐसा हो गया, कितना अच्छा था पहले, नहीं होना चाहिए था, किसी को तो नहीं होता है, अब मैं क्या करूं, मैं तो अबला नारी बेचारी परेशान रोती रहूं, हिम्मत नहीं है अब इसके लिए कुछ स्टेप लूं। आपने देखा मैं अकेली गई, ट्रीटमेंट कराया, आया, बहुत ईजी नहीं था, पता है। इंसान एक छोटा सा ब्लड टेस्ट में भी डर जाता है, जो सच बात है। मैंने अपना पूरा जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो मैं उत्तरा बस्ती कराती थी, मैं अकेली जाती थी, क्योंकि अंगद का ऑफिस होता था, अभी जाना वहां पे मैं जाती थी, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था मेरा सेंटर आयुर्वेदा का। ट्रीटमेंट होने में, डॉक्टर के आने में, सब में 2 घंटा, फिर घर आने में 1 घंटा, 4-5 घंटा कहाँ से अंगद दे पाएगा। तो स्टार्टिंग में जब मैं करवा रही थी पंचकर्मा, कुछ दिन अंगद आया, फिर मैंने कहा जरूरत नहीं है। और ये उत्तरा बस्ती जो इतना प्रोसीजर हुआ करता था, मैं अकेली जाती थी, मैं अकेली आती थी। फर्स्ट डे भी देखिए, जब फर्स्ट डे हुआ था तो कितना डर लगता है ना कि ट्रीटमेंट में क्या होना है, एक साथी की जरूरत है। मैं अकेले गई, अकेले करवा के आई। सी सेक्शन का भी मेरा वीडियो देख लो, उसकी रिकवरी का देख लो, एक बार भी आपको मेरे चेहरे पे डर, तकलीफ, चिंता नहीं दिखेगी। मेरा जर्नी है, मैंने डिसाइड किया है मुझे बच्चा पैदा करना है। आई एम सो हैप्पी एंड फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं कर पा रही हूँ इस चीज को। और सी सेक्शन तो मैं मानती हूँ बहुत बड़ा भगवान ने भला हो उनका जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, कि प्रॉब्लम होते हुए भी बच्चा सेफली आप निकाल सकते हो। ना कि ये कोसना मेरा सी सेक्शन क्यों हो रहा है, भगवान इतने लोगों का तो वजाइनल होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो माइंडसेट ही नहीं रखना है आपको लाइफ में। उल्टा ये सोचने का, चलो कुछ एक प्रॉब्लम थी, उसको सी सेक्शन से ओवरकम किया जा सकता है, मेरा बच्चा हेल्दी इस दुनिया में आएगा। तो डर किस बात का, चिंता किस बात की, मेरे साथ क्यों हुआ ये क्यों सोचने का। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को बेस्ट वे में रिकवरी करेंगे। एंड सेम गोज विथ ये ट्रीटमेंट। अंगद मुझे बोल रहा था क्यों जाना, जब मैंने उसको वीडियोस दिखाया यूट्यूब में कि ऐसे करके सब्सिशन होगा, बाप रे इतना खून निकलेगा, इतना पेन होगा, क्यों करना है, अच्छा ही तो लग रहा है रे, बुढ़ापा में तुम्हारा सैगिंग होगा चेहरे का, क्या दिखेगा नहीं दिखेगा वो तो बात की बात है, मैं भी तो बूढ़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा स्किन अच्छा रहे, तुम यंग रहो। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये किसी के लिए मैं नहीं करवा रही हूँ, ये मैं अपने लिए करवा रही हूँ। मेरा फैसला था मुझे माँ बनना है, मेरा फैसला था मुझे अलग अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स लेने हैं, मेरा फैसला था कि मुझे बॉडी में हार्मोन इतना ऊपर नीचे हुआ, इतने मेडिकेशंस लिए, वो सब हुआ। मेरा फैसला था कंसीव करने के बाद प्रॉब्लम आई, फिर भी मुझे इस बच्चे को सस्टेन करना है, इस प्रेगनेंसी को सस्टेन करना है। उसके लिए मैंने सस्टेन का इंजेक्शन लिया, मतलब वो जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन उसका नाम सस्टेन होता है। मेरा था ये फैसला कि मैं वो इंजेक्शंस लूंगी, मैं इसको रखूंगी, सब अच्छे से करूंगी, और उसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस आया, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और मैं ये अपने लिए कर रही हूँ, तुम्हारे या किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मेरी बॉडी है, मेरा फैसला है, और उसके लिए जो पेन है, जो सफरिंग है, लूंगी। मेरा प्रारब्ध है, वो होना था, मैं करूंगी। तो ये इस तरीके से लाइफ को आप देखना शुरू करोगे। जो मुझे बहुत कमेंट करते हैं हिम्मत कहाँ से आती है आपके अंदर, आप कैसे कर लेते हो, वो इस माइंडसेट की वजह से आती है। दर्द तो हर इंसान को बराबर ही होता है। ये बोलने की बात है कि मेरा पेन थ्रेशोल्ड ज्यादा है, उनका कम है, अरे सबको दर्द होता है भाई। एक चूटी काटेंगे तो आपको जितना होगा मुझे भी होगा। बात दर्द का है ही नहीं, बात यहाँ है। तो आई गेस उस तरीके से लाइफ को देखोगे तो आप रोना कम रोगे और उसके सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा भागोगे। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक वही जरूरी है लाइफ में। और क्या ही है, मतलब हर एक दिन आपके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होता ही रहेगा। हर 6 महीने में आपको फील होगा मेरे साथ ये बहुत बड़ा गलती हो गया। अब जैसे कि मुझे इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, मैंने आपसे शेयर किया वो इचिंग वाली प्रॉब्लम। वो ऐसी चीज है, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम के लिए है। इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन ओनली बी सप्रेस्ड। बाकी वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये लाइफ टाइम की चीज हो गई। वहां भी ये माइंडसेट आ सकता है कि मेरे साथ ही क्यों, पोस्टमार्टम में इतने लोग हैं उनके साथ तो नहीं, और मेरे साथ क्यों। अरे भाई मेरी बैक बहुत ट्रॉमाज हैं, वो सब ट्रॉमा, सारी चीजें जो मैंने दबाई थी, वो इमोशन, वो सब बाहर आया और एक बॉडी ने उस चीज को अलग तरीके से लिया और ये हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। तो गई इतने डरमैट के पास गई, जब तक कुछ इसका जवाब नहीं मिला, फिर मिला फाइनली। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब कुछ यहाँ है,
फिजिकल वर्ल्ड में तो चीजें होती ही रहेंगी। चलिए बहुत डीप बातें हो गई, पर शेयर करना था बहुत दिनों से। मुझे कमेंट आते रहते हैं स्पेशली डिलीवरी वीडियोस पे, आप बहुत स्ट्रांग हो, कैसे आप कर लेते हो, हमें बहुत घबराहट हो रही है। तो उसका यही है कारण, सब कुछ जो है वो माइंडसेट का खेल है। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ, बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया है। अंगद तो ऑफिस में है, शाम को आएगा, नीव अभी नहा रहा है, खाना खाएगा, सो जाएगा, तो वही अपना रूटीन चलता रहेगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।